Hello everyone. Today we are going to study a very important topic of organic chemistry which makes the foundation of many reactions and is important from competitive exam point of view also. So let's start with the topic substituent properties, that is activating, deactivating, ortho-para, directive influence. Before going in detail, let me give you a brief introduction of the topic. There are certain groups that activate the benzene ring and direct substitution at ortho and para positions, and some other groups which deactivate the ring except for halogens and they direct substitution to meta position. An activating group activates all the positions of the benzene ring, but it directs ortho and para because it activates these two positions more than the meta position. Similarly, a deactivating group deactivates all the positions in the rings, but why it directs at the meta position? Because it deactivates ortho and para more than the meta position. Okay, so this effect, whether activating or deactivating, that is included in this ortho-para directive influence. मतलब कि जो भी ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, अगर वो रिंग पे अटैच हैं तो एंटरिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पोजिशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं. ऐसे ही जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है वो क्या करते हैं, वो मेटा पोजिशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं. करते तो वो भी ऑर्थो पैरा की तरफ है, बट ऑर्थो पैरा को मेटा से ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देने के कारण मेटा जो है थोड़ी कम डीएक्टिवेटेड है, यानी कि थोड़ा स्लाइटली एक्टिवेटेड है, इसलिए वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है. और इसलिए ऑर्थो पैरा पोजिशंस डीएक्टिवेटिंग के ग्रुप में एक तरह से कहना चाहिए पैसिव हो जाती है. अब देखो यहाँ पे कॉमन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं नॉर्मली अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप या OH ग्रुप या OCH3 ग्रुप NHCOCH3 ग्रुप एक्सेट्रा, है ना. और अब यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है. देखो, एक्टिवेट करने का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, जिससे कि जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा. सिमिलरली डीएक्टिवेट करने का मतलब है कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना या बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना. ओके, सो नाउ लेट अस गो इनटू द डिटेल. फर्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन. इसमें हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे. अब देखो, जो भी ग्रुप बेंजीन पे अटैच्ड है और इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो पैरा पोजिशन पे डायरेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. सिमिलरली ऐसे ग्रुप्स जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजिशन की तरफ भेज रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. नेक्स्ट वी सी द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी. इसमें देखो, जो अंडरलाइन टेक्स्ट है, दैट इज a group that releases electrons activates the benzene ring while the one which draws electrons deactivates the benzene ring, है ना. अब इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज हैलोजेंस, जो कि डीएक्टिवेटिंग भी है प्लस ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी है. ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है ना. तो जो हैलोजेंस हैं उनमें एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग की प्रॉपर्टी है, लेकिन डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस उनका किस तरफ है, ऑर्थोपैरा. ओके, अब देखो, ये एक एग्जाम्पल दिया है. इफ़ यू कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड टोलुइन, तो दोनों का ही हमको नाइट्रेशन करना है. ठीक है, सेम रिएजेंट सेम है, HNO3H2SO4 रिएजेंट है हमारा, दोनों का ही हमें नाइट्रेशन करना है. तो इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि टोलुइन का नाइट्रेशन तो ईजिली हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन नाइट्रोबेंजीन के लिए बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस लगती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो CH3 ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग नेचर का है. तो वो क्या करता है, वो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन को स्टेबलाइज करता है और वो रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है. रिएक्शन फास्ट होता है तो उसको कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं लगती, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर वो स्मूथली कंडक्ट हो जाता है ना. अब रिमेंबर, द मोर स्टेबल द कार्ब कैटायन द फास्टर इट इज फॉर्म्ड. ठीक है, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा जिसको भी हम डिटेल में आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. सिमिलरली NO2 ग्रुप क्या है, वो बेंजीन रिंग को क्या करेगा, क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है. अब क्योंकि वो डीएक्टिवेट कर देता है, इसलिए जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है और वो नॉर्मल कंडीशंस में ना होकर ड्रास्टिक कंडीशंस में ही होता है. Now, what is the basis of this behavior? The reason is two things are there. First है inductive effect and second है resonance effect. If we see a general electrophilic aromatic substitution reaction, taking example of benzene, तो
अगर जब एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे या बेंजीन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा तो इट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट कार्बकेटाइन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, एंड वी नो द स्टेबल द कार्बकेटाइन द फास्टर इट इज फॉर्म्ड, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन लीडिंग टू इट्स फॉर्मेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग की तरफ बढ़ा रहा है ना। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई मतलब रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा अटैक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कैसा है, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और CH3 ग्रुप ने अपना भी इलेक्ट्रॉन देके पुश कर दिया रिंग की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बेंजीन रिंग क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, E+, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा बेंजीन रिंग की तरफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है। अब सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो एग्जैक्टली इसका उल्टा इफेक्ट करेगा ना। अब देखो ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्रॉइंग वाला जो है प्लस माइनस आई इफेक्ट को गवर्न करता है ना। और जो भी चार्ज रिंग पे आएगा, ठीक है, जो भी चार्ज उस ग्रुप के कारण रिंग पे आएगा, जिसको हम चार्ज डिस्पर्सल बोलते हैं कि प्लस माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होगा, वो क्या करता है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे हाईलाइटेड इसमें लिखा हुआ है, लाइंस में लिखा है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। Okay, electron releasing group tend to decrease the positive charge on the carb and stabilize the ion. As a result, the rate of reaction increases. और जबकि electron withdrawing group इसका उल्टा करता है। अब देखो यहाँ कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स से समझाया है ना। तो पहले दिया है मिथाइल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का जो प्लस चार्ज है वो रिंग में डिस्पर्स हो पाता है। नाउ इफ वी कंपेयर टोलुइन विद बेंजीन, तो टोलुइन के केस में एक टर्शियरी कार्बकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट, वाइल बेंजीन के केस में सेकेंडरी कार्बकेटाइन बनता है। एंड वी नो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बकेटाइन इज व्हाट, tertiary is more stable than secondary. So again वो concept आता है, the more stable the carbocation the faster it is formed. इसलिए टोलुइन का जो रिएक्शन रहेगा वो फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है दैन अकेला जो बेंजीन है उसका। ओके, इसलिए टोलुइन undergoes electrophilic substitution faster than benzene. ठीक है, यही हाईलाइटेड टेक्स्ट में दिया हुआ है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। अब ये इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट काम कैसे करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने अमीनो ग्रुप लिया, NH2 ग्रुप लिया जो कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। अब NH2 के केस में इंडक्टिव एंड रेजोनेंस में से रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करता है और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है रिंग में, इसलिए ये एक्टिवेटर है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो देखो, अगर अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप में कोई भी ऐसा एटम है जिसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो वो पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, इसीलिए रेजोनेंस इफेक्ट उस केस में डोमिनेट करेगा। ओके, अगेन रेजोनेंस की बात करें तो ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट जब बनेंगे तो उसका इंटरमीडिएट जो रहेगा इट इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स, वाइल जब मेटा प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें इंटरमीडिएट जो इन्वॉल्व होगा दैट इज़ अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओनली 3 स्ट्रक्चर्स। इसलिए ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा एंड दैट्स वाई अमीनो ग्रुप इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ओके, अब देखो ये नीचे के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर हो रहा है ना। नाइट्रोजन का जो एक लोन पेयर था उसने इस तरह से रेजोनेंस शो किया कि जो चार्ज डिस्पर्सल है वो ऑर्थो और पैरा साइड्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और हमको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, प्लस चार्ज का है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो कौन सी साइड्स पे अट्रैक्ट होगा, इसीलिए वो ऑर्थोपैरा साइड्स पे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये मैंने नोट में भी लिखा है, द नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस मेकिंग द इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट दीज साइड्स। ओके, नेक्स्ट केस है हैलोजेंस का। अब हैलोजेंस डिफरेंट है या कहीं एक्सेप्शन है, क्योंकि एक तो वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग भी है प्लस वो डीएक्टिवेटिंग भी है। ये कैसे है, लेट्स सी। अब देखो हैलोजेंस के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है जो कि इनके डीएक्टिवेटिंग नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें,
और ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बढ़ा रहा है, इसलिए ये साइड्स पे अटैक हो रहा है, इसलिए ये वाली साइड्स ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑल्सो क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा मतलब रेजोनेंस की बात करेंगे। अगेन ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है वो ऐसे 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है, जबकि मेटा प्रोडक्ट के केस में अगेन 3 स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा में ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसलिए वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा और ज़्यादा फेवर्ड होगा। अगेन इसमें भी मैंने हाईलाइटेड टेक्स्ट में दिया हुआ है, इफ़ यू सी द चार्ज डिस्पर्सल यू विल फाइंड कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही बेंजीन रिंग के माइनस चार्ज आ रहा है ड्यू टू दिस क्लोरीन ग्रुप, है ना। और क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे माइनस चार्ज आ रहा है यानी इलेक्ट्रोफाइल यही साइड्स पे अटैक करेगा, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। नेक्स्ट इज अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। वाई? बिकॉज कार्बन पे कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनता है वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे जो बनता है कार्ब कैटायन वो मेटा प्रोडक्ट के कार्ब कैटायन से कंपेयर करें तो ये पता चलता है कि ऑर्थो पैरा वाला जो कार्ब कैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है। वाई? बिकॉज ऑर्थो पैरा के टाइम पे जो कार्ब कैटायन बन रहा है वो टर्शरी कार्ब कैटायन है, लेकिन मेटा के केस में जो कार्ब कैटायन बनता है वो सेकेंडरी कार्ब कैटायन बनता है, इसलिए मिथाइल ग्रुप अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगेन इलेक्ट्रॉन डिस्पर्जन मॉडल अगर हम देखेंगे जो हमने राइट में नीचे बॉटम में दिया हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है। सिमिलरली NO2 डीएक्टिवेटिंग है बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, और मेटा डायरेक्टिंग है बिकॉज मेटा प्रोडक्ट बनता है जब तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन जब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है तो सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, द सेम इज शोन हियर। अब देखो NO2 या कोई भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एक्सेप्ट फॉर हैलोजेंस को जब हम देखते हैं तो उसमें चार्ज डिस्पर्सल कुछ इस तरह से होता है कि ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हमको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल पे खुद कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। ठीक है, यही मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, इन दिस केस द प्लस चार्ज इज एट ऑर्थो पैरा पोजिशंस, हेंस इलेक्ट्रोफाइल इज रिपेल्ड एट दीज साइड्स। इसलिए ऑर्थो पैरा को छोड़कर जो तीसरी बचती है वो कौन सी पोजिशन है, दैट इज मेटा पोजिशन। इसलिए NO2 के केस में मेटा अटैक जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट है एल्कोक्सी ग्रुप। आई सपोज यू ऑल कैन रिलेट टू इट, जो हमने अभी प्रीवियसली किया है उसके हिसाब से, एंड यू जस्ट स्टडी इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, या आप अपने आप से गो थ्रू करें, मैंने नीचे इसमें चार्ज डिस्पर्जन मॉडल भी दिया है तो आपको क्लियरली इसमें दिख रहा है। अब देखो लास्ट पार्ट जो है प्रेजेंटेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सी यू माइट गेट कंफ्यूज ड्यूरिंग द एग्जाम, एकदम से ब्लैंक हो जाता है, आई नो, उस टाइम जब हम लिखने जाते हैं तो हमको भूल जाता है कौन सा ग्रुप कैसा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा था, रिलीजिंग कौन सा था, ऑर्थो पैरा कौन सा था, मेटा कौन सा था, है ना। तो इसलिए एक ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टर होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और एक्टिवेटिंग होता है। अब एक जनरल फॉर्म है अगर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो हम ऐसे इसको देखते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर एक एटम अटैच्ड है Y, जो कि जिसके साथ एक दूसरा एटम Z अटैच्ड है। तो देखेंगे अगर Z Y से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, यही यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ना। इफ Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इट इज EWG, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि NO2 के केस में है, NO2 के केस में Y क्या है, N है, और Z क्या है, ऑक्सीजन एटम है। ओके, और हमको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन। अगर हम देखें नहीं याद आ रहा है तो देखो पीरियोडिक टेबल में कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, फिर फ्लोरीन फैमिली, और अलोंग द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना। तो क्योंकि इस केस में जो Y है दैट इज नाइट्रोजन विच इज लेस नेगेटिव दैन ऑक्सीजन, इसलिए ये वाला ग्रुप कैसा हो जाएगा, NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कन्वर्सली अगर Y ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन Z
तो ऐसा ग्रुप इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, या ADG बोलेंगे इसको, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे हमने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का किया, वैसे अमंग हैलोजेंस भी हमको पता है डाउन द ग्रुप कैसा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ऐसा इसका ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं और हम ये रूल इस पे अप्लाई करके देखेंगे कि इफ इट फिट्स। तो फर्स्ट है यहाँ पे साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप, ठीक है। अब साइनाइड ग्रुप में डायरेक्टली कौन सा अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, कार्बन, जो कि क्या हो गया यहाँ पे कंपेयर करें मॉडल उससे, सैंपल हमारे उससे, तो C इज इक्वलेंट टू Y, है ना। और नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर, Z है, और हमको पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, तो इसलिए साइनाइड ग्रुप क्या होगा, इट विल बी एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सेकेंड है OCH3। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है Y, और मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3 ग्रुप का जो कार्बन है दैट इज Z, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। थर्ड है COCH3। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, क्यों, क्योंकि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन। एंड लास्ट इज NHCOCH3, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, एंड नाइट्रोजन जो है वो Y की पोजिशन पर है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, अब देखो एक दूसरी ट्रिक है, अगर आप ये भी भूल जाते हो, नहीं आ जाता, तो एकदम सिंपल तरीका है। आपको बस ये देखना है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है रिंग पे, क्या उसमें सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व है या मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टीपल बॉन्ड की बात करूँ तो जैसे मैंने CN बोला, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है ना, या अगर मैंने NO2 बोला, NO2 केस में भी मल्टीपल बॉन्ड रहता है ना, तो वो ग्रुप कैसे हो जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप जैसे कि मिथाइल CH3, उसमें कार्बन का तीनों हाइड्रोजन के साथ कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका मतलब कि इफ देयर इज अ सिंगल बॉन्ड इन द फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसा ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, so students, that's all from this presentation. I hope you all understood this concept. Do let me know if you have any queries. Stay safe and keep studying chemistry. Thank you.